नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारेख। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं के उत्थान पर उत्तराखंड सरकार का जोर, खुद मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो से कर रहे काम। कहा, सांस्कृतिक धरोहर बचाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान। ऑनलाइन झांसा देकर करोड़ों की ठगी का मामला, आरोपियों को एसटीएफ उत्तराखंड ने किया अरेस्ट। देश भर में दर्ज हैं 3200 से ज्यादा शिकायतें। रानीपुर पुलिस ने किया किशोरी की हत्या का खुलासा। निकाह के लिए कहा तो नाबालिग प्रेमिका को मार डाला, कट्टे में डालकर गंगनहर में फेंका शव। काशीपुर में विजिलेंस टीम की कार्रवाई, प्रधानाचार्य और सहायक टीचर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। प्राथमिक विद्यालय बांसखेड़ा कला का मामला। और उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम, नया पश्चिमी विक्षोभ 18 फरवरी को पकड़ेगा गति। मिलेगी वर्षा हिमपात की सौगात, तो वहीं जनजीवन होगा प्रभावित। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में उत्तराखंड की महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर बचाने में उत्तराखंड की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की महिलाएं स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़े, इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य की रीढ़ रही है और इस राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए हमने मातृशक्ति नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर यहाँ स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराए जाने को लेकर प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड विधानसभा के अधिकांश विधायक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानमंडल भवन में बजट सत्र आहूत करने के पक्ष में नहीं दिखे। भराड़ीसैंण की कपकपा देने वाली ठंड ने लगभग 40 विधायकों के वहां जाने के इरादों को ठंडा कर दिया है। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इस बार का बजट सत्र देहरादून में कराया जाए, जबकि विधानसभा ने ही ये संकल्प पारित किया हुआ है कि बजट सत्र भराड़ीसैंण स्थित विधानमंडल भवन में ही होगा। हर वर्ष चारधाम यात्रा शुरू होगी और वो समय वही होता है और सरकार ने पिछले बार बहाना किया, अगर फरवरी और मार्च में भी हम नहीं कर सकते तो हमने उसको राजधानी घोषित क्यों किया। इसमें चाहे वो किसी ने भी दस्तखत किए हैं, मेरी जानकारी होता है, कभी कभी ऐसा होता है एक ही विधायक एक पत्र में दस्तखत करा लेता है, उसमें बाद में लिखा जाता है, हो सकता है उस तरीके की बात रही हो। लेकिन जिन भी जनप्रतिनिधियों ने गैरसैंण में सत्र बुलाने का विरोध किया है, निश्चित ही उन्होंने जो शहीद हैं उनकी भावनाओं का, आंदोलनकारियों की भावनाओं का को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ठंड लगने या न लगने का तो कोई विषय नहीं है, न कोई प्रसंग इस बात का है। अभी हमारे सारे विधायकगण, सभी पार्टी के नेतागण गांव-गांव में गए हैं, रात्रि को प्रवास किया है। वो आपने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भी स्थित गांव है और देहरादून में स्थित गांव भी हैं। सभी गांव में जाने का हमारा कार्यक्रम संपन्न हुआ है।
इसलिए गैरसैंण में अगर कोई कार्यक्रम तय होता है सरकार के द्वारा तो सभी विधायक जाएंगे। देहरादून में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा द्वारा प्रदेश में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश को साल 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी दूर करने की दिशा में काम किया जा रहा है और कई योजनाओं से देशवासी लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनसे लाभान्वित होने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, यानी लाभार्थियों से संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1, 2 और 3 मार्च को इन 3 तिथियों में किया जा रहा है। अभी उसकी तैयारियां पार्टी के स्तर पर की जा रही हैं। अभी हमने लोकसभा स्तर पर 5 लोकसभाओं में उसकी कार्यशालाएं संपन्न हुई हैं और अब हम उसकी कार्यशालाएं मंडल स्तर पर 25 फरवरी तक मंडल स्तर पर लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशालाएं संपन्न होंगी। इसमें लगभग 9.5 लाख लाभार्थी उत्तराखंड में केंद्र सरकार की योजना केंद्र की योजनाओं पर कब तक चुनावी वैतरणी पार करेगी राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि अपना कहने के लिए धामी सरकार के पास कुछ भी नहीं है। राज्य सरकार की बताइए ना कोई ऐसी योजना जो महिलाओं के कल्याण के लिए हो, किसानों के लिए हो, व्यापारियों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो। जो कांग्रेस की सरकारों के समय पर उनको अधिकार दिए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, उसको धत्ता बताया जा रहा है। मनरेगा के तहत 100 दिन काम मिनिमम देना होता है, यहाँ ऑन एन एवरेज 27 दिन या 30 दिन काम दिया जा रहा है। तो हर चीज़ में तो भारतीय जनता पार्टी फेलियर रही है। और बताए कि कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत लाभार्थियों को बहुत लाभ हो रहा हो। मुख्यमंत्री धामी के द्वारा 11 फरवरी को अपने लोहाघाट दौरे के दौरान सीमांत क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए गुमदेश में मिनी स्टेडियम खोलने की घोषणा की थी। सीएम धामी की घोषणा से उत्साहित गुमदेश क्षेत्र की महिला हॉकी खिलाड़ियों और उनकी कोच चंद्रा पांडे ने मुख्यमंत्री की घोषणा को खेल के क्षेत्र में मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद दिया। कोच चंद्रा पांडे और खिलाड़ियों ने कहा कि गुमदेश क्षेत्र में खेल का मैदान न होने से उन्हें ट्रेनिंग में काफी दिक्कतें होती थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गुमदेश की छात्राओं में काफी प्रतिभा है, वो राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपना जलवा दिखा सकती है। चंपावत में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे उपनल कर्मियों ने शुक्रवार को उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन डूंगरिया के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और चंपावत में सीएम कैंप कार्यालय का घेराव किया। आक्रोशित उपनल कर्मचारी ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन जिला अध्यक्ष पवन डूंगरिया ने बताया कि सरकार हाईकोर्ट के दिए आदेशों को माने और उपनल कर्मियों को नियमित करे और सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई गई है उसे तुरंत वापस ले। इसके अलावा उपनल कर्मियों की जो मांगे हैं सरकार उसे पूरा करे। विभिन्न मांगों को लेकर आज हम उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले यहाँ पर एकत्रित हैं और हमारी सर्वप्रथम यही मांग है कि हमारे जो हाईकोर्ट में डिसीजन था एसएलपी वापस ली जाए, उपनल कर्मी को नियमित किया जाए चरणबद्ध तरीके से और वेतन वृद्धि की जाए। आज उसी का तहत हम यहाँ पर सीएम कार्यालय घेराव के लिए आए हैं। ये जो भी मांगे होंगी, आपकी जायज़ मांगे होंगी, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपके माध्यम से मैं बात करूंगा। अभी फोन मिलाने की कोशिश करी, वो कहीं कार्यक्रम में है तो बात हो नहीं सकती है, नहीं तो आपकी बात कराई थी तो बात हो नहीं सकती है। तो आपकी बात कराएंगे और जो भी निर्णय होगा आपके हित में होगा, ऐसे हम प्रयास करेंगे।
खबर चमोली से है, जहां 22 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने भोजन माताओं के साथ विभिन्न संगठनों के लोग सैकड़ों की संख्या में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर की सड़कों पर गरजे। इस दौरान गोपेश्वर में सड़कों पर जुलूस प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि लंबे समय से भोजन माताएं न्यूनतम वेतन 26,000 किए जाने की मांग कर रही हैं। तुर्की के पिरान कलियर दरगाह प्रबंधक के खिलाफ हो रहे धरना प्रदर्शन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 10 दिन में जांच की जाएगी और 10 दिन तक दरगाह प्रबंधक दरगाह कार्यालय में नहीं आएंगे और न ही दरगाह से संबंधित किसी भी कार्य में हस्तक्षेप दरगाह प्रबंधक और उनके पति द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे हमारे प्रेमिसेस में धरना जो चल रहा था, उनके द्वारा काफ़ी सारे इश्यूज रेज किए गए थे, तो उन सभी इश्यूज को हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा संज्ञान में लिया गया है। एक जो यहाँ पे टेंडर हुआ था नियाज से रिलेटेड, जो कि यहाँ पे दुकानदारों के जो हितों को, इंटरेस्ट को इम्पैक्ट कर रहा था, वो ऑलरेडी हमने ले लिया था वापस, उस टेंडर ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया था। उसके अलावा जो भी हमारे इश्यूज थे, एक मैनेजर के अगेंस्ट जो काफ़ी सारी एलिगेशंस लगाई थी, उसमें डीएम सर द्वारा एक ऑलरेडी हमें जाँच करने के निर्देश दे चुके हैं। उसका ऑलरेडी ऑर्डर आ चुका है एंड हमें 15-20 दिनों का समय दिया गया है, तो हम टाइम बाउंड मैनर में इसमें जांच कर लेंगे। ज्ञानदीप आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी यतीश्वरानंद ने अपने आश्रम से एक बयान जारी करते हुए कहा कि दुबई में बड़े मंदिर के निर्माण से सनातन धर्म को बड़ी राहत मिली है और अब बहरीन में भी जल्दी ही मंदिर का निर्माण होगा, जिसको देखकर लगने लगा है कि अब मुस्लिम देशों में भी सनातन धर्म की शुरुआत तेजी के साथ होनी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की सबसे बड़ी कंट्री सऊदी अरब में भी जल्दी ही एक मंदिर अस्तित्व में आने वाला है, जिसको देखकर लगने लगा है कि विदेशों में भी अब सनातन धर्म का प्रचार जोरों शोरों से जारी और ये सब सिर्फ पीएम मोदी के राज में ही संभव हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब मुस्लिम देशों में भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। आज सनातन धर्म दुनिया में उसका पुनर्जागरण हो रहा है और एक समय था जब समस्त पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्म था। सनातन धर्म ही मानवीय धर्म है, मानवता का धर्म है और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने और सनातन धर्म को पूरी प्रखरता के साथ विश्व में वो स्थापित कर रहे हैं। दुबई के अंदर जो मंदिर का अभी उन्होंने उद्घाटन किया है, बड़ा भव्य दिव्य वह मंदिर बना है। सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ और एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत बंद के मौके पर ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली निकालकर उन्होंने डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढूंढियाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेते समय किसानों को एमएसपी की गारंटी जैसी महत्वपूर्ण मांग पर कमेटी गठित कर लेने का फैसला लेने का आश्वासन दिया गया। देश का किसान फिर सड़कों पर है। पूरी दुनिया ने देखा था जो 13 महीने का जो आंदोलन चला था, किसान सड़कों पर बैठे, धरना दिया उन्होंने दिल्ली में और उसके बाद उनको बोला गया कि एमएसपी लागू की जाएगी और भी कई मुद्दे थे, मगर उस पर कोई काम नहीं हो पाया। आज किसान को मजबूरन फिर घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि ये डोईवाला तहसील में किसान अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पहुँचे हैं, सब अपना काम छोड़ के यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर किसान सब अपना काम, खेत सब छोड़ के यहाँ पहुँचे होंगे तो कोई तो बड़ी समस्या होगी। सबसे बड़ी समस्या किसान जिसकी मांग कर रहा है एमएसपी, जो भी उसकी फसल है, जो भी 22 मुख्य फसल हैं उस पर एमएसपी लागू की जाए। स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है उसको लागू किया जाए और जो किसानों ने, जो किसान शहीद हुए, जो पिछले 13 महीने का आंदोलन रहा उसमें जो शहीद हुए किसान, उनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं किया गया है। आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करते किसान तो लोग 2 साल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन मांगों को लेके
किसान दिल्ली में बैठा रहा 11 महीने, उसके बाद 3 कानून वापस हुए और गारंटी दी गई कि हम इस पे एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी पे, और जो और मुद्दे जो रह गए थे उस पर भी हम सहमति देके आपको जल्दी इसका निराकरण करेंगे। लेकिन लगभग 1.5-2 साल होने जाने जा रहे हैं, अभी तक उस पर सरकार ने कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, ना उस पर कोई कार्रवाई की है। जो कमेटी बनी थी उसने भी अब तक जांच करके कोई अपनी रिपोर्ट सरकार को अभी तक सौंपी नहीं है, इसलिए किसान दोबारा फिर उठ खड़ा हुआ है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय किसान यूनियन रोड गुट के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दाखिल खारिज के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा है। वहीं इकबालपुर शुगर मिल पर करोड़ों का बकाया भुगतान है, लेकिन उसका पेमेंट आज तक नहीं हुआ, जिससे किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी भी किसानों के ट्यूबवेल का कनेक्शन काट रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन के बाद अधिकारी बाज नहीं आ रहे, इसलिए किसानों को अपनी खेती का कामकाज छोड़कर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ चकबंदी की एक तो मेन मांग है। चकबंदी में बहुत तगड़ा भ्रष्टाचार है। एक बिजली को लेकर बिजली में यहाँ से 5-5 हजार रुपए पे किसानों के मजदूरों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। हमारा पैसा तो दिलवा नहीं सकते। 109 करोड़ रुपया इकबालपुर मिल पर, वो पैसा तो दिलवा नहीं रहे। 5-5 हजार रुपए पे कनेक्शन काटते फिर आगे मुकदमा लिखवाया था। किसान वहाँ से बदतमीजी कर रहा है। अगर आप लोग बदतमीजी बता रहे हो उस चीज को, 5-7 हजार रुपए अगर उस पर हो ही गए, मतलब आपदा ही इतनी बड़ी, उसकी फसल नष्ट होगी, कोई मुआवजा नहीं मिला। यहाँ से 2-2 हजार रुपए इन्होंने गाँव में 100 आदमी 2 को दिए और ना कर दिया, हमने मुआवजा दिया, कोई मुआवजा किसान को नहीं मिला यहाँ से। तो ये हमारी मांग है चकबंदी में बिजली को लेकर। एक यहाँ तहसील में एक दाखिल खारिज के नाम पे एक लूट हो रही है। दाखिल खारिज अगर किसान कराना आता है, नकल भी लेना आता है, उस पर तो पैसा लिया जाता है, बिना पैसे उसका काम नहीं कर सकता। फाइल को इधर से उधर वो बाबू उठाने को तैयार नहीं है बिना पैसे। तो यहाँ एक हो तो बताऊं भी, गन्ने का हमारा जो 20 रुपए बढ़ा बिल, तो कह रहा है कि मैं 30 रुपए देने को तैयार हूँ, 30 रुपए दे दूंगा। ये कह रहे नहीं 20 दियो। तो यह सरकार विरोधी बारी, सरकार किसान विरोधी है। लोहाघाट के सोई गांव में जल संस्थान के द्वारा करी जा रही दूषित पेयजल की आपूर्ति से गांव में पीलिया फैल गया है। गांव के 5 बच्चे पीलिया की चपेट में आ गए हैं और कई ग्रामीण पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में जल संस्थान के खिलाफ काफी आक्रोश है। गांव के लोगों ने बताया कि जल संस्थान द्वारा गांव के लिए करोड़ों रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें लंबे समय से गंदा पानी जल संस्थान के द्वारा ग्रामीणों को दिया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। हमारे यहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा है। 1.5 करोड़ की परियोजना होने के बाद भी लगातार गंदा पानी आ रहा है। डीएम साहब को बुलाया गया। डीएम साहब के बाद एक्शन ने आश्वासन दिया कि पाइपलाइन चेंज होगी, लेकिन 1 महीना होने को है, अभी तक कोई पाइपलाइन चेंज नहीं हो पाई है। और उसके बाद भी लगातार वो 15-20 मिनट गंदा पानी बाहर फेंक रहे हैं, उसके बाद भी टंकी में गंदा पानी डाल रहे हैं। दिन है, आज के दिन में हमारे गांव में जो है 5 बच्चे पीलिया और टाइफाइड का शिकार हो गए हैं। वो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। उनका जो ब्लड टेस्ट किया गया तो वो ऐसी स्थिति में है, हाथ में उनकी कैन्यूला लगाई गई है। साथ ही ऐसी स्थिति गांव में महामारी की स्थिति धीरे धीरे बन रही है। तो बीच में जब हमारे बीच जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, उसके बाद एक्शन साहब आए जल संस्थान के, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में लाइन को शिफ्ट वाइज चेंज किया जाएगा, लेकिन उनका यह आश्वासन बिल्कुल झूठा निकला। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। प्रदेश में गिरते जलस्तर को लेकर सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक समस्त जनपदों के प्रत्येक गांव-गांव, शहर में बने तालाबों के जीर्णोद्धार और तालाब की भूमि पर अतिक्रमण कार्यों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया, लेकिन
उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कासमपुर तालाब की भूमि पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर गांव के कुछ लोगों द्वारा सरकार और हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन किए जाने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन सरकार के कुछ रहनुमा द्वारा अतिक्रमणकारियों के हमसास होकर सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर ग्राम कासमपुर निवासी प्रताप सिंह ने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पर विश्वास जताते हुए जसपुर के ग्राम कासमपुर के तालाब को अतिक्रमण मुक्त करवाए जाने की मांग की। कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में गांव वालों को तालाब से अतिक्रमण हटाने के लिए दिनांक 19 मई 2022 को नोटिस दिए गए थे, लेकिन 181 और 83 से अतिक्रमण हटा दिया गया, 185 से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। गांव वालों ने पुनः निवेदन किया अतिक्रमण हटाने के लिए, तो तहसील प्रशासन ने पुनः 185 नंबर में नोटिस दिए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।